हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कैरियर पावर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर 3 को। अगर इससे पहले आपने लेक्चर्स नहीं देखी हैं मेरी, जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड इफ़ यू वांट दीज हैंड रिटन नोट्स तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो आप। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज हमें 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं: जीडीपी, नेशनल इनकम एंड मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। जीडीपी का मीनिंग ऑलमोस्ट मैक्सिमम बच्चों को तो पता होता है, बट उनको भी क्लियरिटी नहीं होती कि हाँ जीडीपी एक्चुअल में होता क्या है। बस उन्हें ये पता है जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, जीडीपी डिक्रीज हो रहा है, बट एक्चुअल में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो आज के बाद आई होप जो लेक्चर देख रहे होंगे उनको क्लैरिटी होगी और उन्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि जीडीपी आप किसे कहते हो। तो जीडीपी इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मॉनेटरी वैल्यू का मतलब होता है जो मनी के टर्म्स में वैल्यू होती है। तो जितने भी आपकी कंट्री में एक साल में जितने भी आप गुड्स बना रहे हो, सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, उन सबकी मॉनेटरी वैल्यू को अगर आप सम अप कर देते हो तो यू विल गेट जीडीपी। तो जीडीपी नथिंग, जीडीपी जस्ट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि हम ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, डिफरेंट टाइप की यूनिट्स में गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है ना, जैसे अब कोई चीज़ मिलीलीटर में है, कोई केजी में है, तो उनको हम ऐड तो नहीं कर सकते, बट हाँ उनकी मॉनेटरी वैल्यू को तो हम ईजिली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसका मीडियम ऑफ एक्सचेंज या उसकी यूनिट, पैसे की तो यूनिट सेम ही होगी। तो उन सबको सम अप कर दो, यू विल गेट जीडीपी वैल्यू। ठीक है, तो जीडीपी इज़ द monetary value of all finished goods and services made within a domestic territory during a period of 1 year। तो आई होप अब आपको जीडीपी का मीनिंग क्लियर होगा। नेक्स्ट है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम आप किसे कहते हो? इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम जिन बच्चों को नहीं पता है वो दोबारा से सुन लो। फैक्टर इनकम का मतलब होता है जब आप अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके जो पैसा कमाते हो, रिसीव करते हो। अब बहुत से बच्चों को ये डाउट होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मैंने बताया हुआ है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। इन चारों को यूज़ करके जो आप पैसा कमा रहे हो दैट इज़ योर फैक्टर इनकम, क्योंकि इनको यूज़ करके आप कोई प्रोडक्टिव काम करते हो और उनसे जो पैसा कमाते हो उसी को हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में एक नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा कमाया गया फैक्टर इनकम जो है, उन सभी, एक रेजिडेंट तो होगा नहीं, नॉर्मल रेजिडेंट कितने सारे हैं, तो सब के द्वारा, जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट एक कंट्री में हैं उन सबके द्वारा कमाया गया पैसा, फैक्टर इनकम, उन सबको टोटल कर दो, यू विल गेट नेशनल इनकम। तो आई होप आपको नेशनल इनकम का मीनिंग भी क्लियर होगा। इसके बाद जो टॉपिक है हमारा, ये न्यू टॉपिक नहीं है, मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, बट स्टिल एक बारी हम रिवाइज कर लेते हैं कि ग्रॉस से नेट पे कैसे जाते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे आओगे, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे आओगे। तो ये सब बस जीडीपी निकालने के बाद अगर आप नेशनल इनकम निकालना चाहते हो तो बस चेंज करने का फैक्टर है कि ग्रॉस और नेट के बीच का जो डिफरेंस है वो डिप्रिसिएशन है, किस कब प्लस करते हैं कब माइनस करते हैं, एरो के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो। डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की ट्रीटमेंट करनी होती है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। अब सबको इतना तो क्लियर हो जाता है, प्लस माइनस एवरीथिंग, बट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रॉम अब्रॉड है तो सिर्फ हम क्वेश्चन में समटाइम हमेशा नेट फिगर लेना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर क्वेश्चन में अलग अलग लिखा है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो हमें दोनों का नेट डिफरेंस निकालना होगा कि कितना है। फ्रॉम अब्रॉड का मतलब हमने जितना कमाया अब्रॉड से या दूसरी कंट्रीज से, और टू अब्रॉड मतलब जितना हम लोगों ने फॉरेनर्स को या अब्रॉड के लोगों को पे किया। दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एंड द नेक्स्ट वन इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और सब्सिडीज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने पार्ट 2 जो लेक्चर है उसमें बताया हुआ है। अगर आपको डाउट लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा तो आप उस लेक्चर को ज़रूर देखो, क्योंकि सीक्वेंस में नहीं देखोगे ना तो समझ नहीं आएगा। तो इसके बाद जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना ही आना है। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। 3 मेथड्स होते हैं और तीनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आप किसी पर्टिकुलर मेथड पे फोकस नहीं कर सकते कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ये, और तीनों ही ईजी है। अगर आपको एक बारी फॉर्मूला क्लियर है कि आपको पता चल जाए, एक बार फॉर्मूला आप समझ लेते हो तो तीनों ही मेथड अपने आप में टफ नहीं है। और अगर समझ लोगे तो जब जो कोई चीज़ समझ आ जाती है तो वो ईजी हो जाती है, टफ रहता नहीं है। तो पहला मेथड है प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। सेकेंड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। थर्ड वन इज
इनकम मेथड। तो पहले मेथड में हम टोटल प्रोडक्शन के बेसिस पे नेशनल इनकम निकालते हैं। सेकेंड मेथड में कितनी कंट्री में एक्सपेंडिचर हो रही है उसके बेसिस पे नेशनल इनकम निकालते हो। एंड थर्ड वन इज़ कि इनकम के बेसिस पे नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। तो इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम पहला मेथड करेंगे, डिटेल में करेंगे, जिससे आपको समझ आए, आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। उसके बाद हम एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड की नेक्स्ट वीडियोज़ में लेक्चर लेंगे। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं कि प्रोडक्ट मेथड क्या है। प्रोडक्ट मेथड का मतलब होता है कि हम नेशनल इनकम निकालते हैं प्रोडक्शन के बेसिस पे। सबको पता है कि कोई भी गुड्स एकदम से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है, उसको डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, जब मैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स करा रही थी आपको लाइक पार्ट 1 में या जिस भी लेक्चर में आपको मैंने समझाया है, उसमें मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था कि एक फार्मर कॉटन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, सेकंड फार्मर उससे थ्रेड बनाता है, धागा, एंड थर्ड फार्मर उससे क्लॉथ बनाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये फाइनल गुड्स बनाने के लिए है, ठीक है। तो एकदम से तो गुड्स बन नहीं गया कि कॉटन निकला और कपड़ा बन गया, एक प्रोसेस से गुजरा वो, उसके बाद उसने क्लॉथ बनाया, उसके बाद जाके उस पर डिज़ाइनिंग है, एवरीथिंग, और भी हो सकता है लेंदी प्रोसेस। तो ये सब हमने बिल्कुल सिंपल लिया कि कॉटन से थ्रेड एंड देन आपने क्लॉथ बना लिया। तो एक प्रोसेस को, उस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन को, फेज ऑफ प्रोडक्शन को जब हम डिफरेंट तरीके से देखते हैं और उन सबको सम अप करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। मतलब हर लेवल पे, अब कॉटन जिसने बनाया, ठीक है, उसने कॉटन प्रोड्यूस किया, उसके बाद उसने थ्रेड बनाया नेक्स्ट फार्मर ने, तो उसमें उसने वैल्यू क्या ऐड की होगी। सपोज उसने 1000 का कॉटन खरीदा और 1200 का थ्रेड बना के उसने बेच दिया, तो 200 रुपये जो है वो उसने 200 रुपये की वैल्यू ऐड कर दी उसमें। क्लियर है आपको कि जो भी आप हर लेवल पे अपने इंटरमीडिएट गुड्स में जो आप रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो उसमें कुछ वैल्यू ऐड करते हो, उसके बाद उसमें थोड़ा सा रिक्रिएशन करते हो, ठीक है। ऑलरेडी रॉ मटेरियल को यूज़ कर रहे हो, रॉ मटेरियल में थोड़ा सा चेंज करके उसके बाद उसको नेक्स्ट प्रोसेस पे हम पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे नेशनल इनकम आप प्रोडक्ट मेथड से निकालोगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, और फेजेस ऑफ प्रोडक्शन आप उसे कहते हो। उसमें आपको एक वर्ड पढ़ना पड़ता है वैल्यू एडेड, क्योंकि वैल्यू एडेड मेथड है। तो वैल्यू एडेड कहता है कि हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे, हर फेज के प्रोडक्शन पे आप उस रॉ मटेरियल में कुछ ना कुछ एडिशन करते हो। जो भी आप रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो, एक टाइम पे एक पर्सन के लिए जो रॉ मटेरियल है वो किसी और के लिए फाइनल गुड्स हो सकता है, इंटरमीडिएट जिसके लिए होगा। सिंपल, जैसे इसी कॉटन के एग्जांपल को अगर आप चेक करोगे तो कॉटन सपोज 1000 का है, अब वो थ्रेड बन के 1200 का हो गया, तो 200 रुपये की वैल्यू एडिशन हुई उसमें, ठीक है। उसके बाद वही थ्रेड जो है वो कॉटन कपड़ा जब क्लॉथ बन गया तो अब उसकी वैल्यू जो है वो 2000 रुपये हो गई। तो अब सेकंड और थर्ड प्रोसेस के बीच में 700 रुपये का वैल्यू एडिशन हो गया। तो हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन के बाद उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होती है और उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो आई होप वैल्यू एडिशन का मतलब या वैल्यू एडेड का मतलब आपको क्लियर होगा। एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, होप और ज़्यादा आपको क्लियर हो। एग्जाम्पल है कि एक बेकर है, उसे ब्रेड बनाना है, ब्रेड के लिए उसे फ्लोर चाहिए, मैदा, ठीक है। तो उसने परचेज़ किया रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स कह लो, उसने 1000 का फ्लोर खरीद लिया, ठीक है, मैदा खरीद लिया एक मिलर से या एक शॉपकीपर से, ठीक है। उसमें उसने प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ की और उसको कन्वर्ट कर दिया ब्रेड में। अब उस ब्रेड को वो सेल करता है 1300 रुपये में, ठीक है। तो 1000 के रॉ मटेरियल को खरीद के 1300 रुपये में कन्वर्ट कर दिया, 1300 का वो ब्रेड बन गया। तो वो जो 300 रुपये का वो एक्स्ट्रा जो आपने लगाया है ना, दैट इज़ कॉल्ड वैल्यू एडिशन। वो उस प्रोसेस के बाद किसी ने फ्लोर भी बनाया होगा ना, सिंपल, तो फ्लोर के बाद वो ब्रेड में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि उसने एक प्रोसेस को क्रॉस किया है। उस प्रोसेस से उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हुई 300 रुपये। तो यहाँ पे 1000 रुपये आपका इंटरमीडिएट गुड्स है, रॉ मटेरियल, और जो ब्रेड जो है वो कन्वर्ट, ब्रेड क्या है आपका, दैट इज़ योर आउटपुट जो बन के निकला है, ठीक है। अब उस ब्रेड की जितनी कॉस्ट है दैट इज़ कॉल्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्लियर, वैल्यू एडिशन अलग है, वैल्यू ऑफ आउटपुट अलग है और इंटरमीडिएट गुड्स अलग है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया है उसकी एक्चुअल में मॉनेटरी वैल्यू क्या है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट। आपने यहाँ ब्रेड बनाया जो कि 1300 रुपये का है, 1300 रुपये उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट है, और आउटपुट क्या है, ब्रेड। तो उस आउटपुट का जो भी वैल्यू होगा दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट। एंड इंटरमीडिएट कंजप्शन या कॉस्ट किसे कहोगे यहाँ पे, 1000 रुपीज़ जो आपने रॉ मटेरियल लगाया है, ठीक है।
अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को आप वैल्यू एडेड बोलते हो। 1000 का रॉ मटेरियल लगाया, 1300 का वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लिया, जो 300 रुपये है वो वैल्यू एडिशन ही तो हुआ है उस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में। उस एक फेज को चेंज करके उसकी कॉस्ट 300 रुपये बढ़ गई, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट जो कि 1300 रुपये का ब्रेड है माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब है जितना आपने रॉ मटेरियल लगाया, इंटरमीडिएट कॉस्ट इनकर्ड हुई आपकी 1000 रुपीज़। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वी विल गेट वैल्यू एडेड, दैट इज़ 300 रुपीज़। तो आई होप आपको ये अब क्लियर होगा। इसके अलावा अगर वैल्यू एडेड निकालने को आ जाए क्वेश्चन में तो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर का वैल्यू एडेड गिवन होगा। उन तीनों सेक्टर के एंटरप्राइजेज या जो भी गिवन होगा क्वेश्चन, आप सबको ऐड कर दो, सम टोटल ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज, जो भी वो गुड्स बना रहे हैं जिस भी सेक्टर में, सबको प्लस कर दो, यू विल गेट ग्रॉस वैल्यू एडेड, या फिर आप वैल्यू एडेड बोलो, इसी को आप जीडीपी भी बोलते हो। तो हमेशा याद रखना, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो आई होप ये आपको अब क्लियर होगा। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फॉर्मूले में ये बहुत काम आएगा आपको। पहला स्टेप होता है, सबसे पहले कैलकुलेट करो सेल्स, ठीक है। सेल्स इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। सेकेंड स्टेप है चेंज इन स्टॉक। चेंजिंग स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। थर्ड स्टेप है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू जो ऊपर के दोनों स्टेप आपने कैलकुलेट किए हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू जीडीपी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट आपने थर्ड स्टेप में निकाल लिया, उससे माइनस कर दो अपनी इंटरमीडिएट कॉस्ट, जो भी पैसा आपने लगाया है वो माइनस करने के बाद आपके पास जीडीपी आ जाता है, ठीक है। अब इस जीडीपी को नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल टू जीडीपी। तो क्वेश्चन में समटाइम ऐसा लिखा होता है कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, तो कंफ्यूज नहीं होना, हमें जीडीपी ही निकालना है, क्योंकि इसमें हम वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बजाय हम वैल्यू एडेड को यूज़ करते हैं। तो आज का लेक्चर इसी के साथ ख़त्म होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में वैल्यू एडिशन वैल्यू एडेड मेथड के 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच।